हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 2021 का। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट डिस्कस किया था। इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। पार्ट वाइज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उद्देश्य मेरा सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ आंसर बता देना, वो तो आप आंसर की से देख सकते हैं। मेरा मेन उद्देश्य है कि आप लोगों को पता चले, पैटर्न का पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चन। आप लोग एग्जाम है 28 को, तो मैं आज एक पार्ट अभी डालूंगा और दूसरा पार्ट भी मैं इसके बाद डाल दूंगा ताकि आप टाइम पे इसको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 से। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन है, साइलोन घाट रेशर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। साइलोन घाट रेशर के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। कुछ ऐसा होता है, ये पहले यूज होता था, आज के डेट में इसका यूज नहीं है, बट सिलेबस में है इसलिए पढ़ना है। अभी इसका काम क्या है बेसिकली, इट इज वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग आउट ग्रेडियंट्स। तो ये जहाँ पे स्लोप प्री डिसाइडेड स्लोप होता है या फिर स्लोप कितना है उसको मेजर करना है, उसके लिए यूज करते हैं साइलोन घाट रेशर। इट इज एसेंशियल कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब हैविंग अ पीप होल एट वन एंड एंड क्रॉस वायर्स एट द अदर एंड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पीप होल है और क्रॉस वायर्स, इस तरह से यूज करते हैं इसको। तो आंसर क्या आएगा? डी, सेटिंग आउट ग्रेडियंट्स। इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए सभी इंस्ट्रूमेंट का कि क्या काम है। जैसे कि थोडोलाइट है तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल है, टेंजेंट क्लिनोमीटर है तो डिफरेंसिंग एलिवेशन है। इस तरह से सारे इंस्ट्रूमेंट का आपको एटलीस्ट सिर्फ पर्पस पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट है, अ सॉलिड हुज फेस लाई इन पैरेलल प्लेन्स एंड कंसिस्ट ऑफ एनी टू पॉलीगन। क्या कह रहा है कि एक सॉलिड ऐसा है जिसके एंड फेसेस एक प्लेन में लाई करते हैं और any two polygons and consist of any two polygon, दो पॉलीगन हो, not necessarily of the same number of sides, ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ साइड सेम हो। द लॉन्गिट्यूडनल फेस बीइंग सरफेस एक्सटेंडेड बिटवीन द एंड प्लेन्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? सिंपल है, इसको कहते हैं प्रिज्मोइड, इसको कहते हैं प्रिज्मोइड। इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेन सर्वेइंग, अ लाइन विच जॉइंस सब्सिडियरी स्टेशंस ऑन द मेन लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है बट बहुत इजी है। मैं आपको सभी के बारे में बता देता हूँ। चलिए देखिए, कहीं भी सर्वेइंग होती है सबसे पहले क्या किया जाता है? सर्वे लाइंस ड्रॉ की जाती है जिसे हम कहते हैं मेन सर्वे लाइंस। लाइन ज्वाइनिंग द मेन सर्वे स्टेशन, सबसे पहले सर्वे स्टेशन सेट किया था। जैसे मान लो यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे सेट किया, मेन सर्वे स्टेशन, और इनको जो लाइन ज्वाइन करता है उसको कहते हैं सर्वे लाइंस। ऑफ द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द मेन सर्वे लाइन। जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है उसको कहते हैं मेन सर्वे लाइन, उसको कहते हैं बेस लाइन, और इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एंड द वेरियस सर्वे स्टेशंस। बेस लाइन की एक्यूरेसी हमेशा सबसे ज्यादा हाई रखी जाती है ताकि होल टू पार्ट वाला जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो। अब बात करते हैं इन दोनों लाइन के बारे में जिसके बारे में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि चेक लाइंस क्या होता है और टाई लाइंस क्या होता है। चेक लाइन जैसा कि नाम से क्लियर है, ये एक्यूरेसी को चेक करने के लिए होता है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है, इससे कुछ ड्रॉ नहीं करते हैं। चेक लाइंस और प्रूफ लाइंस आर द लाइंस विच आर रन इन द फील्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, ओनली टू चेक द एक्यूरेसी। जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है, द लेंथ ऑफ द चेक लाइन मेजर्ड इन द फील्ड मस्ट एग्री विद इट्स लेंथ ऑफ द ऑन द प्लान। जैसे कि यहाँ से देखिए, आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को ज्वाइन किया गया है और ये चेक करने के लिए कि ठीक है इस स्टेशन से भी इतनी दूरी है या नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए सिर्फ यूज होता है। टाई लाइन क्या है? अगर मेन स्टेशन मेन सर्वे लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेकिन जो बीच की डिटेल्स है, बीच में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी डिटेल हमें ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाई लाइन को ड्रॉ करनी है। तो छोटे छोटे जो डिटेल्स हमें ड्रॉ करने हैं उसके लिए हम सर्वे लाइन तो नहीं बना सकते या फिर नहीं बनाते हैं, उसके लिए हम टाई लाइन बनाते हैं और वहां से हम ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग को ड्रॉ करते हैं। A tie line is a line which joins subsidiary or tie station on the main line. The main object of running a tie line is to check the details of nearby object, but it also serve the purpose of check line. दोनों काम कर देता है, बट मेन पर्पस इसका होता है कि छोटे छोटे डिटेल्स हैं उनको ड्रॉ करने के लिए कहाँ से? टाई लाइन से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टाई लाइन है, ठीक है, ये टाई लाइन है, तो यहाँ से किन किन ऑब्जेक्ट का डिटेल्स ड्रॉ कर सकते हैं? इसका ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी डिटेल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं कि रोड यहाँ से जा रहा है। तो इस तरह से डिटेल्स को ड्रॉ करने के लिए हम टाई लाइन ड्रॉ करते हैं। बेस लाइन आप देख सकते हो कि जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो यहाँ पे बेस लाइन फॉर्म कर रहा है। तो यही था। अब इसमें देख लीजिए अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि चेन सर्वेइंग में
एक ऐसा लाइन विच ज्वाइंट सब्सिडरी स्टेशन ऑन द मेन लाइन्स। अभी हमने डेफिनेशन देखा, विच ज्वाइंट्स सब्सिडरी स्टेशन ऑफ द मेन लाइन्स इज कॉल्ड टाई लाइन्स। आंसर क्या आएगा? टाई लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वेयर मेजर्ड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द प्लान drawn to a scale 1 centimeter is equal to 40 meter and result was 468 meter. Later, however, he discovered that he used a scale of 1 centimeter is equal to 20 meter. इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बट बहुत ईजी होता है। हुआ क्या कि कोई एक प्लान था जिसकी स्केलिंग ओरिजिनल स्केल थी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर के बराबर, और मेजर जब किया तो डिस्टेंस आया 468 मीटर। लेकिन बाद में पता चला कि स्केल इतना था तो हमें स्केल इतना ही रख के मेजर करना चाहिए था, लेकिन भूल से स्केल की वैल्यू थी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर के बराबर हमने रख के मेजर किया था, तब हमें ये डिस्टेंस मिला था। तो एक्चुअल डिस्टेंस तो गलत हो गया। एक्चुअल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, वही यहाँ पे पूछा है, या फिर कितना होगा ये पूछा है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को याद रखना है। एक इक्वेशन को याद रखोगे, चाहे एरिया के लिए आए, चाहे वॉल्यूम के लिए आए, चाहे लेंथ के लिए आए, आप सबके लिए फाइंड कर सकते हो। करना क्या है, सिंपली यहाँ पे RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाय RF ऑफ करेक्ट स्केल मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड लेंथ। अगर एरिया है तो इस पहले वाले पैरामीटर का स्क्वायर कर देना है, अगर वॉल्यूम है तो पहले वाले पैरामीटर का क्यूब कर देना है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली डिवाइड कर देना है। तो RF ऑफ रॉन्ग स्केल, तो रॉन्ग स्केल क्या है 1 in 20, तो 1 in 20 डिवाइड बाय RF ऑफ करेक्ट स्केल, करेक्ट स्केल क्या था 1 in 40, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द मेजर्ड डिस्टेंस। आप यहाँ पे अब RF पूछा है तो RF को आपको इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। ऐसे हम डायरेक्टली कितना था 468, इसको हम डायरेक्टली यहाँ प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में, तो ये है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि RF हमेशा सेम यूनिट में होता है। तो कैसे करेंगे इसको, 1 in 20, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, तो मीटर के लिए क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय 1 in 40 into 100 मल्टीप्लाई बाय 468। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका डबल सीधा, क्योंकि स्केल हाफ ही है तो जाहिर सी बात है लेंथ इसका डबल ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल टर्म गिवन टू अ कंबाइंड सेट ऑफ escarpment and dip slope occurring adjacently in an area of escarpment topography is, हम क्या कहते हैं, क्विस्टा कहते हैं। क्विस्टा का एग्जांपल क्या है, ये देखिए, क्विस्टा इन स्पेलिंग इन इज अ हिली और रिज विद अ जेंटल स्लोप ऑन वन साइड, एक साइड में जेंटल स्लोप होता है एंड स्टीप स्लोप ऑन अदर साइड, मतलब एक साइड में जेंटल स्लोप हो, एक साइड में ऐसा हो रिज के, और एक साइड में ऐसा स्लोप हो, इसको बोलते हैं क्विस्टा, ठीक है। वही यहाँ पूछा है तो इसको बोलते हैं क्विस्टा। ये जियोलॉजी का क्वेश्चन है, जियोलॉजी का, तो जियोलॉजी काफी डीप में क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये जरूरी नहीं इस बार भी आपसे जियोलॉजी में डीप क्वेश्चन पूछेंगे। ये डीप क्वेश्चन इसलिए लग रहा है क्योंकि जियोलॉजी पे जनरली सिविल इंजीनियर्स ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपको डीप क्वेश्चन लग रहा हो। जिस पे हम जनरली ध्यान देते हैं वो इजी लगने लगता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ ड्यून्स विद अ टिपिकली हाफ मून शेप्ड डेवलप्ड बाय विंड ब्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब विंड ब्लो करता है तो उस समय जो ड्यून बनता है, सैंड ड्यून्स, फॉर अ कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम, काफी समय तक, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो इस तरह का दिखता है। अगर काफी समय तक एक ही डायरेक्शन में विंड चलती रहे सेम डायरेक्शन में, तो कुछ इस टाइप का ड्यून देखने को आपको मिलता है, इसको हम कहते हैं बारचेंस। आर द सैंड ड्यून्स इन द शेप ऑफ क्रेसेंट व्हेन द विंड ब्लोन डोमिनेंटली इन वन सिंगल डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में बहे तो उसको बारचेंस बोलते हैं। इट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ सच बारचेंस, इस तरह का आपको देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक इन विच the individual grains, whether rounded or angular in shape, are of the size of common sand, are classified as। सेडिमेंट्री रॉक के कई सारे टाइप्स हैं। कह रहा है कि एक ऐसा टाइप बताइए जिसमें इंडिविजुअल ग्रेन, जो एक सिंगल पार्टिकल है, चाहे वो राउंडेड हो चाहे एंगुलर हो, आर ऑफ द साइज ऑफ द कॉमन सैंड, वो कॉमन सैंड के साइज के बराबर होता है। और सैंड का देखिए 0.002 से छोटा हो तो हम क्ले बोलते हैं, 0.002 से लेके 0.75 तक हो, 0.75 तक, तो उसको हम बोलते हैं सिल्ट, और 0.075 से लेके 4.75 तक को बोलते हैं सैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं सैंड। तो इस साइज के रेंज में जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसमें से कौन सा,
देखिए मैंने यहाँ पे सभी जो यहाँ पे दिया हुआ है सभी टैब को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। देखिए एरेशियस रॉक जो होता है include all those clastic sedimentary rocks whose particle size ranges from 2 to 0.6। अब यहाँ पे कवर हो गया क्योंकि क्ले हमने अभी डिस्कस किया सैंड का साइज कितना होता है 0.075 से लेके 4.75 mm तक सैंड होता है, तो ये इसी के रेंज में कवर हो गया। और इफ सिल्ट इज इंक्लूडेड टू 0.004 mm, अगर इससे छोटा हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो सिल्ट में चला जाएगा। क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेन साइज। अब ग्रेन साइज के आधार पे अब यहाँ पूछा है कि जो सैंड के साइज का होता है उसको क्या कहते हैं स्पेशली, तो देखिए यहाँ पे यही है टाइप्स, ये सब सेडिमेंट्री क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक के टाइप्स है। अगर साइज 2 mm से ग्रेटर हो जाए तो उसको कहते हैं कॉन्ग्लोमेराइट, या फिर जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है उसको कहते हैं रोडेसिशियस। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है रोडेसिशियस, अगर सब कुछ ठीक होता बस यहाँ पे साइज दिया होता कि इफ 2 mm से ग्रेटर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, तो ये होता ग्रेटर देन 2 mm। ठीक है, रोडेसिशियस। नेक्स्ट है आर्नेसिशियस, इसको बोलते हैं कि 2 mm से लेके और 0.006 मतलब सैंड के साइज में। एग्जाम्पल दिया हुआ है सैंडस्टोन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आर्नेसियस 0.06 से लेके 2 mm तक। और ये तो हो गया, मतलब ये इसके एग्जाम्पल दूसरा भी है सिलिस्टोन। और अगर इससे भी छोटा हो जाए तो उसको बोलते हैं आर्जिलिशियस, लेस देन 0.002। और सिल्ट के लिए क्या है, सिल्ट के लिए है 0.004 तक, 0.004 तक, मतलब इस साइज से बड़ा है अगर तो सिल्टी रॉक कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सभी का साइज के आधार पर। अभी इसमें से यहाँ पे साइज जो दिया हुआ है उसके आधार पे इसमें से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है इन अ जनरल सॉइल प्रोफाइल क्रॉस सेक्शन द मिनरल होराइजन which is rich in organic matter formed either at or adjacent in the surface is called। कह रहा है कि सॉइल प्रोफाइल में जब मिनरल होराइजन जिसमें कि रिच इन ऑर्गेनिक मैटर हो, मतलब सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो, फॉर्म्ड इधर एट और एडजेसेंट, या तो सरफेस पे बना हो या फिर सरफेस के एडजेसेंट पे बना हो, उसको हम कौन सा जोन कहते हैं, कौन से जोन में वो लाई करता है। तो चलिए देखते हैं, कई सारे जोन्स होते हैं, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब देखो द सॉइल लेयर इन विच दीज रिएक्शंस, जो यहाँ पे रिएक्शंस है, क्या रिएक्शन है कि जो एसिड्स होते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ एसिड्स। अब ये एसिड्स क्या करते हैं, ये बेसिकली सब कैसा कैसा सॉइल है, ये सब केमिकल वेदरिंग वाला सॉइल है, जिसकी केमिकल वेदरिंग होती है वो सॉइल्स है। तो अब ये एसिड्स जो फॉर्म होता है ऑर्गेनिक मैटर से, वो रिएक्ट करता है सॉइल के रॉक के साथ और अल्टीमेटली सॉइल फॉर्म करता है। तब क्या कह रहा है कि सॉइल लेयर इन विच दीज रिएक्शंस अकर एंड फॉर्म्स विच सॉल्युबल कंपाउंड्स आर रिमूव्ड इज कॉल्ड लीच्ड, लीच्ड होकर बाहर निकल जाता है, और इसको कहते हैं इल्यूवेटेड, इल्यूवेटेड लेयर। तो जहाँ पे क्या होता है कि जो एसिड फॉर्म हुए हैं ऑर्गेनिक मैटर से, वो अगर रॉक के साथ रिएक्शन करते हैं और वो रॉक को कट करके लीच्ड करके बाहर निकालते हैं, उस लेयर को कहते हैं इल्यूवेटेड या फिर लीच्ड लेयर। और इसका दूसरा नाम है ए होराइजन। द सोल्यूबल कंपोनेंट आर डिपोजिटेड बिलो इट, और जो सोल्यूबल कंपोनेंट इसके बिलो मतलब इसके नीचे डिपोजिट हो जाते हैं उसको कहते हैं इलुवियल लेयर या फिर बी होराइजन। दीज अपर मोस्ट 3 लेयर द ऑर्गेनिक डेब्रीज, ए होराइजन एंड बी होराइजन, ये इसका ऑर्डर है। सबसे ऊपर होता है ऑर्गेनिक डेब्रीज, सबसे ऊपर, उसके बाद ए होराइजन और उससे नीचे बी होराइजन। कंपेराइजेस द सोलियम, तीनों को मिलाकर हम सोलियम कहते हैं। बिलो इट देयर इज अ मिनिमल सॉल्यूशन एंड रीडिपोजिशन इन सी एंड आर होराइजन, बहुत कम होता है लेकिन इसके बाद भी 2 लेयर होते हैं, सी और आर होराइजन। सी कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड एंड आर ऑफ फ्रेश पेरेंटल मटेरियल। ठीक है, तो ये इसके लेयर वाइज क्लासिफिकेशन है, आपको डेप में नहीं जाना है, ज्यादा डीप में जाके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे देखिए इलुवियल हमने डिस्कस किया, तो ऑर्गेनिक डेब्रीज के नीचे आता है ए होराइजन, जिसको हम कहते हैं इलुवेटेड लेयर या फिर जोन ऑफ इलुवेशन, ये आएगा। इसके नीचे आता है इलुविएशन। ठीक है, इलुविएशन इसके नीचे आता है, जिसे हम जोन बी कहते हैं। ये जोन सी है और ये जोन आर है। ठीक है, ये जोन आर है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि जहां पे मिनरल ऑर्गेनिक मैटर में रीच हो और जो कि एट फॉर्म हो जाए, कहाँ पे, सरफेस पे या फिर सरफेस के साइड में फॉर्म हो, उसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ इलुवेशन कहते हैं।
पेयर ऑफ फोल्ड दैट apparently related to each other and may have mutually inclined axial plane. ऐसा फोल्ड जिसमें दो हो लेकिन दोनों में आपस में कैसा रिलेशन हो, इंक्लाइंड एक्सियल प्लेन हो, उसको हम क्या कहते हैं, देख लेते हैं एक बार कौन कौन से टाइप के फोल्ड होते हैं। ये है आइसोक्लिनल फोल्ड, जिसमें इस तरह के एंगल्स बनते हैं, ठीक है, इस तरह से आया फिर इस तरह से बना, इसको कहते हैं आइसोक्लिनल प्लेन से। इसमें एक्सियल प्लेन्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, इंक्लाइंड नहीं होते। और ये होता है रिकम्बेंट फोल्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है आइसोक्लिनल फोल्ड और रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड कैसा होता है, इस तरह से रिकम्बेंट फोल्ड जाता है। और तीसरा कौन सा है, कंजुगेट फोल्ड। कंजुगेट फोल्ड में क्या, इंसर्टेड केसेस ऑफ पेयर ऑफ फोल्ड दैट हैव apparent mutual inclined axial plane, such fold described as conjugate fold, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। इस तरह से इंक्लाइंड एक्सिस होता है इसका, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंजुगेट फोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेन, एट अ प्लेस होना चाहिए यहाँ पे, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट नून टाइम इज 182 डिग्रीज। देखिए बहुत सिंपल है, अगर ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन हो तो पॉजिटिव, वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन हो तो निगेटिव। होता क्या फॉर्मूला, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ये फॉर्मूला यूज करता है। अब ट्रू बियरिंग यहाँ पे हमें कितना होना चाहिए था, अगर 90 डिग्री पे अगर मान लो नून है तो या तो 0 होगा, अगर नॉर्थ में है तो, और साउथ में है तो 180 होगा। तो यहाँ पे 180 होना चाहिए था एक्चुअली में इसको, लेकिन है कितना 182 डिग्रीज 30 मिनट्स प्लस माइनस डिक्लिनेशन। इसको सिंपली आपको सॉल्व कर देना है, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 180 माइनस 182 डिग्रीज और 30 मिनट, तो ये आएगा -2 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू, अभी इसका साइन अपने आप पता चल गया आपको, ये नेगेटिव है, मतलब डिक्लिनेशन जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। और नेगेटिव डिक्लिनेशन कब होता है, वेस्ट वर्ड में। वेस्ट वर्ड कौन सा है, ये है और ये है। अब देख सकते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 डिग्री 30 मिनट वेस्ट वर्ड, इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू PIEV थियरी द टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। बहुत ही सिंपल है, PIEV थियरी अपने आप में एक नाम है, परसेप्शन, इमोशन, इंटेलेक्चुअल और वायलेशन, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस होता है हमारे माइंड में। सबसे पहले क्या होता है, परसेप्ट करता है माइंड, उस घटना को याद करता है कि पास्ट में ऐसा कुछ होता है। उसके बाद उसको, उसके लिए पास्ट में क्या रिएक्शंस थे उसको डेवलप करता है। फिर इमोशन, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो फिर अपने इमोशंस, दुख, डर या नॉर्मल क्या रहना है उसको, और लास्टली वायलेशन में डिसीजन लेता है, कैसा डिसीजन लेता है। 4 प्रोसेस होते हैं माइंड में। उसके बाद फाइनल रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड का एवरेज डेवलप होता है। तो ये कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट आंसर आ जाएगा। Which one of the following method is adopted for the alignment of railways line in steep side slope? स्टीप साइड स्लोप में रेलवे को का अलाइनमेंट, रेलवे लाइन का अलाइनमेंट फिक्स करने के लिए कौन सी अलाइनमेंट प्रेफर की जाती है, ये पूछा है। देखिए ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे मैंने 2 का मेंशन किया है। माउंटेन अलाइनमेंट है, अगर पहाड़ी रीजन है तो किस तरह का अलाइनमेंट प्रेफर होता है, तो जैसे एक जिगजैग लाइन है। इन दिस मेथड द रेलवे लाइन ट्रेवर्स इन जिगजैग अलाइनमेंट the follow a convenient side slope which is at nearly right angle to the general direction of the line। ये कब यूज करते हैं कि जब एक साइड स्लोप हो और राइट एंगल पे हो, जिस डायरेक्शन में हमें जाना है, तो 90 डिग्री पे अगर स्लोपिंग है उस केस में यूज करते हैं हम जिगजैग मेथड। और दूसरा होता है स्विच बैक मेथड इन केस ऑफ स्टीप साइड स्लोप। अगर साइड स्लोप बहुत ही स्टीप हो, कंसिडरेबल गेन इन एलिवेशन इज अकम्प्लिश्ड द स्विच बैक मेथड, ठीक है। ये दोनों फिगर्स हैं। तो जिगजैग में क्या करते हैं हम, इस तरह से जिगजैग जिगजैग, अगर 90 डिग्री पे बढ़ रहा है तो देखिए इसका 90 डिग्री पे इंक्लिनेशन बढ़ रहा होगा, आप देख सकते हैं इसमें एलिवेशन बढ़ रहा है 70 75 80 80 80, तो इस तरीके से हम जिगजैग यूज करते हैं। और स्विच बैक यूज करते हैं, अब इसमें देखिए स्विच बैक की स्टीप साइड स्लोप काफी स्टीप हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि इसके साइड में स्लोप ज्यादा है, इधर 90 है इधर 50 है, इधर साइड स्लोप अगर काफी स्टीप है, बहुत ही शार्प डिक्रीमेंट हो रहा है, उस केस में हम स्विच बैक अलाइनमेंट यूज करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहा है, अलाइनमेंट ऑफ द रेलवे लाइन इन स्टीप साइड स्लोप, तो सिंपल सी बात है इसमें आएगा स्विच बैक अलाइनमेंट। द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन, स्लीपर की स्पेसिंग, स्लीपर आप सभी को पता है रेलवे ट्रैक है, इसके बीच में ऐसे स्लीपर होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, तो कह रहा है स्लीपर की स्पेसिंग किस पे डिपेंडेंट है,
कभी कभी क्वेश्चन भी आता है। और ये तीसरा मेथड जो हमने अभी डिस्कस किया था, स्पाइरल और कंप्लीट लूप मेथड जो प्रोवाइड करते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आप चाहो तो इसको देख के पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को मटेरियल चाहिए तो स्पेसिफिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आप लोगों को मटेरियल शेयर कर दूंगा, आप लोग मटेरियल रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लीपर डेंसिटी का जो क्वेश्चन है। तो स्लीपर डेंसिटी आप लोगों को पता है, जनरली स्लीपर की डेंसिटी क्या होता है? स्लीपर की डेंसिटी मीन्स कि एक रेल लेंथ में, मतलब वन रेल लेंथ में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स आने हैं, उसको बोलते हैं स्लीपर डेंसिटी। और उसको हम ऐसे स्पेसिफाई करते हैं m प्लस एक्स या फिर n प्लस एक्स। m और n क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ द रेल इन मीटर्स। तो एक रेल की लेंथ और उसके बाद x इज द नंबर दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स सच एज एक्सल लोड एंड स्पीड, टाइप एंड सेक्शन ऑफ द रेल, टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्लीपर, टाइप ऑफ द ब्लास्ट कुशन एंड नेचर ऑफ द फॉर्मेशन। जनरली अगर जैसे कि m प्लस 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक रेल की लेंथ आएगी m की जगह और 7 ऑन अ ब्रॉड गेज रूट एंड द लेंथ ऑफ रेल इज 13 मीटर। 30 मीटर होती है 12.8 के आसपास, तो 13 मीटर अगर भी आप यहाँ रखते हो तो कितना आ जाएगा? 20। मतलब पर रेल लेंथ में कितने स्लीपर्स आने हैं? 20। ठीक है, 20 स्लीपर्स में आने हैं, तो आप स्पेसिंग डिवाइड करके निकाल सकते हो सिंपली 13 से। इट मीन्स दैट 20 स्लीपर विल बी यूज्ड per rail on the route. The number of sleepers in a track can also be specified by indicating the number of sleeper per kilometer on the track. ठीक है, ऐसे भी लिखा होता है कि 1540 स्लीपर्स पर किलोमीटर, एक किलोमीटर के हिसाब से भी कर सकते हो और पर रेल लेंथ के हिसाब से भी कर सकते हो। दिस इज व्हाट कॉल स्लीपर डेंसिटी। नाउ द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर, द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स इज फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द स्लीपर डेंसिटी। सिंपल सी बात है, जितनी डेंसिटी होगी उसको हमें पर रेल लेंथ में एडजस्ट करना है। तो 13 मीटर की अगर रेल लेंथ है और अगर स्लीपर आया है 20, तो आप सिंपली 13 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो स्लीपर के बीच की स्पेसिंग फाइंड हो जाएगी। तो किस पे डिपेंडेंट है? स्लीपर डेंसिटी पे ही डिपेंडेंट है। वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे आएगा द स्लीपर डेंसिटी। इस पे क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला भी दिखाया। दूसरा है कैंट डिफिशियंसी। क्या होता है? कैंट डिफिशियंसी सिंपल है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। कैंट डिफिशियंसी क्या होता है? अकर्स व्हेन द ट्रेन ट्रेवल्स अराउंड अ कर्व। जब एक कर्व पे ट्रेन ट्रेवल करती है एट अ स्पीड हायर देन द इक्विलिब्रियम स्पीड, जितना स्पीड इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्ट कर रहा है कर्व पे, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जितनी स्पीड चाहिए, उससे अगर ज्यादा स्पीड पे है तो कैंट डिफिशियंसी अकर होता है वहां पे। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द थियोरेटिकल कैंट रिक्वायर्ड फॉर सच हाई स्पीड एंड द एक्चुअल कैंट प्रोवाइडेड। थियोरेटिकली कितना कैंट वहां पे होना चाहिए था और कितना प्रोवाइड किया, इसके बीच में जितनी डिफिशियंसी है। ये जनरली कब आती है ऐसी ऐसी सिनेरियो? जब दोनों डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो, मतलब ऐसा कर्व भी हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी स्लोप हो, चाहे डाउनवर्ड स्लोप चाहे अपवर्ड स्लोप, उस केस में ग्रेडियंट को कम करना पड़ता है। दिस इज व्हाट कॉल कैंट डिफिशियंसी। जितनी कैंट होनी चाहिए थी उतनी कैंट नहीं है, या फिर काफी शार्प कर्व है बट उतना कर्व हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, उतना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उस केस में रिड्यूस करना पड़ता है। या फिर ऐसा भी हो कि यहाँ से जंक्शन ऐसा भी जा रहा हो और ऐसा भी जा रहा हो, तो एक कर्व दोनों साइड का हो गया कि एक ट्रैक इधर जा रहा है एक ट्रैक इधर जा रहा है, तो दोनों के लिए कर्व की डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सुपर एलिवेशन आप इस डायरेक्शन में भी प्रोवाइड नहीं कर सकते और इस डायरेक्शन में भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे तो इसके लिए वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा और इसके लिए प्रोवाइड करेंगे तो इसके लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो काउंटर बैलेंस करने के लिए दोनों को मिला के कर्व प्रोवाइड किया जाता है। जो सुपर एलिवेशन है उसको बोलते हैं हम कैंट डिफिशियंसी। जितनी कैंट होनी चाहिए उसमें से कितना कम रह गया उसको बोलते हैं डिफिशियंसी। सिंपल सी बात, ये यहाँ पे आपको देखना, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कैंट प्रोवाइडेड एंड द थियोरेटिकल कैंट रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेन मूविंग मोर देन द इक्विलिब्रियम स्पीड एट द हॉरिजॉन्टल कर्व। तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है स्लीपर डेंसिटी फॉर अ पर्टिकुलर केस रिप्रेजेंटेड बाय m प्लस 7, वेयर हमने अभी देखा इफ m इज 13 एंड स्लीपर विड्थ इज 27 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द ब्लास्ट। डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकालने के लिए यहाँ पे पूछा है, सिंपल सा है। अब इस केस में क्या है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कुशन, मतलब ब्लास्ट जो प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करना है, मतलब यहाँ पे एग्रीगेट की डेप्थ कितनी होगी वो पूछा है। देखते हैं इसका भी क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है, इस तरह के न्यूमेरिकल आते रहते हैं। पहले तो हम फॉर्मूला देखते हैं। कुल मिला के जो डिस्पर्शन है वो 45 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। जो कुशन है या फिर ब्लास्ट है उसकी जो डिस्पर्शन होती है वो 45 डिग्री एंगल पर होती है। तो डिस्पर्शन को इस हिसाब से रखा जाता है, मतलब जो डेप्थ ऑफ कुशन है, ये यहाँ पे डेप्थ ऑफ कुशन है, इसकी डेप्थ ऐसे होती है कि जो प्रेशर बल्ब यहाँ पे डिस्पर्शन लाइन जो आ रहा है जहाँ पे मर्ज हो रही है वहां तक प्रोवाइड होना होता है मिनिमम। डेप्थ ऑफ कुशन कम से कम आपको इतना रखना ही रखना है, जहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो जाए, मतलब ये आगे जाएगी तो ऐसे ओवरलैप होगी,
तो जिस पॉइंट पे दोनों मर्ज हो रहे हैं इससे आप कम नहीं रख सकते, ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसी से हम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, स्लीपर स्पेसिंग इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लीपर प्लस 2 टाइम्स डेप्थ ऑफ ब्लास्ट। बस इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पे स्पेसिंग इंसर्ट कर देनी है, यहाँ पे विड्थ डाल देना है और यहाँ पे डेप्थ फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए। स्लीपर की स्पेसिंग कितनी गिवन है इसमें, m+7 है और 13 है, m13 है तो कितना हो जाएगा 20 हो गया। तो 20 नंबर ऑफ स्लीपर है, 20 नंबर ऑफ स्लीपर और स्पेसिंग है 13 मीटर, ठीक है, 13 मीटर यहाँ पे स्पेसिंग है। तो स्पेसिंग आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो स्पेसिंग आ गया, स्लीपर स्पेसिंग आ गया 65 इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लीपर। विड्थ ऑफ स्लीपर दिया हुआ है क्वेश्चन में 27 प्लस 2 इंटू डेप्थ तुम्हें फाइंड करना है। बस 65 माइनस 27 डिवाइड बाई 2 आपको आंसर दे देगा। आंसर आएगा 19 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आंसर आ गया 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द अर्लीस्ट एडिशन ऑफ हाईवे कैपेसिटी मैनुअल 1950, the maximum number of vehicles that can be passed through a given point on a lane of roadway during 1 hour without the traffic density being so great as to cause unreasonable delay, hazard or restriction to the driver's freedom to maneuver under prevailing roadway and traffic conditions। ये एक डेफिनेशन है, करेक्ट इसका डेफिनेशन है, ठीक है, एज पर हाईवे कैपेसिटी मैनुअल 1950। तो चलिए देखते हैं, ये है डेफिनेशन, इसमें आप सभी का डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि जो 1950 का एडिशन था उसमें 3 टाइप की कैपेसिटी को डिफाइन किया। पहला बेसिक कैपेसिटी, दूसरा पॉसिबल कैपेसिटी और तीसरा प्रैक्टिकल कैपेसिटी। ये 3 कैपेसिटी के बारे में 1950 का मैनुअल डिफाइन करता है, पॉसिबल कैपेसिटी, बेसिक कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अब इसमें डेफिनेशन भी क्लियरली मेंशन है कि बेसिक कैपेसिटी किसको बोलेंगे, वाज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ passenger car that can pass a point on a lane or roadway during 1 hour under the most nearly ideal roadway and traffic condition। तो यहाँ पे ideal word आपको याद रखना है। बेसिक जब वर्ड आए, ये अभी भी डेफिनेशन वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बेसिक याद आए, बेसिक वर्ड आए तो आपको याद रखना है आइडियल। बेसिक कैपेसिटी मीन्स आइडियल कंडीशन में क्या होगा। दूसरा पॉसिबल कैपेसिटी वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास a given point on a lane during 1 hour under prevailing roadway and traffic condition। तो जब पॉसिबल आए, प्रिवेलिंग वर्ड याद रखना है, ये वर्ड कभी भी चेंज नहीं होगा, ये वर्ड वही मिलेंगे आपको एज इट इज क्वेश्चन में भी, प्रिवेलिंग, ठीक है। और तीसरा है practical capacity was a lower volume chosen without the traffic density show being great as to cause unreasonable delay, hazard or restriction to the driver's freedom to maneuver under prevailing road condition। तीसरा है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, ठीक है, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, अनरीजनेबल डिले, मतलब इसमें डिले, हजार्ड और रिस्ट्रिक्शन ड्राइवर को जो जिस स्पीड पे ड्राइवर चलना चाहता है उसके लिए प्रिवेलिंग कंडीशन में जो मतलब एक्चुअल जो है, एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल वर्ड आपको याद रखना है, वो आपको प्रैक्टिकल के साथ रिलेट करना है। यही हमारा इसमें क्वेश्चन में था कि कौन सा पूछा था, प्रैक्टिकल कैपेसिटी। इसमें आंसर आ जाएगा प्रैक्टिकल कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी नहीं, बेसिक कैपेसिटी भी। बेसिक के लिए क्या था, आइडियल वर्ड आपको याद रखना है, और पॉसिबल के लिए प्रिवेलिंग वर्ड याद रखना है आपको, प्रिवेलिंग, ठीक है। बस नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ द रोडवे contiguous with the traveled way and is intended for the accommodation of stopped vehicle emergency use। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, इसको हम शोल्डर कहते हैं। होता क्या है शोल्डर, रोड के साइड में जैसा आपने स्पेस देखा होगा, इसको शोल्डर कहा जाता है। इसका काम होता है इमरजेंसी पार्किंग के लिए, स्टॉप होने के लिए। यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, बट उम्मीद है आप लोग ये पहले से ही जानते होंगे। इसका काम होता है इमरजेंसी यूज के लिए, स्टॉपिंग के कुछ किसी भी काम के लिए एडिशनली जो प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं शोल्डर, और शोल्डर। In the context of traffic analysis, if a total of V vehicle pass a given point between frames M and N, the frames being at t second interval, then the
ट्रैफिक वॉल्यूम इज, बहुत सिंपल है, ट्रैफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 3600 सेकेंड पर आवर डिवाइड बाई एवरेज हेडवे, और ये कौन सा हेडवे है, टाइम हेडवे, टाइम हेडवे, ठीक है, टाइम हेडवे। बस यहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और क्या 3600 डिवाइड बाई टाइम हेडवे, तो 3600 को आपको यहाँ पे देखना है। अब देखिए यहाँ पे कि अब क्या पूछा है कि ट्रैफिक वॉल्यूम, अब टाइम हेडवे तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइड, अब ये टाइम फ्रेम का डिफरेंस है, मतलब एक पर फ्रेम, तो एम एन माइनस, तो लास्ट टाइम फ्रेम क्या है एन है, और फर्स्ट टाइम फ्रेम क्या है एम है, तो जो इसके बीच में टाइम का गैप हुआ वो टाइम का गैप मल्टीप्लाई बाई जितना टाइम फ्रेम की इंटरवल है वो, और डिवाइड बाई वॉल्यूम, क्या हो जाएगा टाइम हेडवे, 3600 डिवाइड बाई टाइम हेडवे आ जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ यूजेस ऑफ द अवेलेबल पार्किंग स्पेस इज कॉल्ड, इसमें बहुत सारे यहाँ पे नोमेनक्लेचर है जो आपको याद रखना है पार्किंग के टर्म में, एक बार देख लेते हैं, सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्किंग लोड के बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग लोड नहीं, ये LOAD है, लॉर्ड नहीं है, लोड है ये, ठीक है। पार्किंग लोड किसको कहते हैं, पार्किंग लोड गिव्स एन एरिया अंडर द ऑक्यूमुलेशन कर्व, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि एरिया अंडर द ऑक्यूमुलेशन कर्व इज कॉल्ड पार्किंग लोड। डेफिनेशन में पूछा जाता है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपाइंग द पार्किंग एरिया एट ईच टाइम इंटरवल विद द टाइम इंटरवल, ठीक है, और ये कैसे एक्सप्रेस होता है व्हीकल आवर के टर्म में। दूसरा क्या है पार्किंग टर्नओवर, जो पूछा है क्वेश्चन में, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल पार्क्ड इन अ ड्यूरेशन टू द नंबर ऑफ व्हीकल डेज अवेलेबल, जितना अवेलेबल है उससे डिवाइड करना है इसको नंबर ऑफ व्हीकल पार्क्ड में। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ये किसका डेफिनेशन था पार्किंग टर्नओवर का, ये पार्किंग टर्नओवर का, पार्किंग लोड भी हो गया, पार्किंग इंडेक्स और पार्किंग वॉल्यूम। तो पार्किंग इंडेक्स क्या है, पार्किंग इंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्यूपेंसी और इफिशियंसी, ऑक्यूपेंसी और इफिशियंसी इसको बोलते हैं कि कितनी इफिशियंसी है उस पार्किंग की अकोमोडेट करने की व्हीकल को। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑक्यूपाइड इन अ टाइम ड्यूरेशन टू द टोटल स्पेस अवेलेबल, ये इसका फॉर्मूला है फाइंड करने का। और पार्किंग वॉल्यूम क्या है, पार्किंग वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल पार्क्ड एट अ गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक टाइम पे कितना नंबर ऑफ व्हीकल पार्क्ड है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि रेट ऑफ यूजेस ऑफ द अवेलेबल पार्किंग, जिस रेट से यूज हो रहा है अवेलेबल पार्किंग उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पार्किंग टर्नओवर, पार्किंग इसको बोलते हैं पार्किंग टर्नओवर, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि पार्किंग वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज अवेलेबल, दिस इज व्हाट कॉल्ड पार्किंग टर्नओवर। नेक्स्ट देखते हैं, the effective speed of a vehicle between 2 points is the distance between the 2 points divided by the total time taken by the vehicle to complete the journey including all delays incurred in route is called। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पीड्स होते हैं, स्पीड को एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी स्पीड है, तो यहाँ पे सभी स्पीड लिखा हुआ है, मैंने रेफरेंस के लिए आपको सब इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। स्पॉट स्पीड आप लोगों को पता ही है, किसी एक गिवन टाइम पे जो स्पीड होता है उसको स्पॉट स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पॉट स्पीड इसको बोलते हैं, सभी को एवरेज करके। ओवरऑल ट्रेवल स्पीड भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरेज ओवरऑल लिखा हुआ है। स्पेस मीन स्पीड, डिजाइन स्पीड, एवरेज हाईवे स्पीड। अब देखो ऑपरेटिंग स्पीड, एवरेज हाईवे स्पीड ये सब ज्यादा नहीं पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है ज्यादा, रनिंग स्पीड, फ्री फ्लो ऑपरेटिंग स्पीड, स्पेस मीन स्पीड, डिजाइन स्पीड, एवरेज ओवरऑल ट्रेवल स्पीड, ये पूछा जाता है। ओवरऑल ट्रेवल स्पीड, एवरेज स्पॉट और स्पॉट स्पीड। अब इसमें क्या है, पूछा क्या है कि एक ऐसा स्पीड बताओ जो कि कैसे ऑब्टेन होता है कि जो 2 पॉइंट कवर किया है उसको डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन बाय द व्हीकल टू कंप्लीट द जर्नी इंक्लूडिंग ऑल द डिलेज इनकर्ड इन रूट, जितना भी डिले हुआ है उसको इंक्लूड करते हुए जितना टाइम लगा उस टाइम से डिवाइड करना है। डिस्टेंस तो ठीक है, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस डिवाइड बाय वो टाइम जिसमें डिले इंक्लूडेड हो, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन सा है। अब देखिए, अब ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है इसमें ओवरऑल स्पीड या फिर ट्रेवल स्पीड, ओवरऑल स्पीड और ओवरऑल स्पीड, इसको क्या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग ऑल द ट्रैफिक डिलेज, सभी डिले को कंसीडर करते हुए जो डिवाइड करते हैं टाइम को उसको कहते हैं ओवरऑल ट्रेवल स्पीड या फिर ट्रेवल स्पीड या फिर जर्नी स्पीड, तीनों ही नाम है। रनिंग स्पीड हमने देखा, टाइम स्पीड पीछे मैंने आपको दिखाया, स्पेस मिनट स्पीड मैंने दिखाया। टाइम मिनट स्पीड किसको बोलते हैं कि दो सक्सेसिव व्हीकल को पास होने के बीच में कितना टाइम का गैप है, कितने सेकंड का गैप है, उसको बोलते हैं टाइम मिनट स्पीड। स्पेस मिनट स्पीड किसको बोलते हैं कि दो व्हीकल के बीच में कितना स्पेस है, एक व्हीकल पास हुआ फिर कितने टाइम का दूसरा व्हीकल आया तो उसके बीच में कितना स्पेस था। पहले वाले को हमने टाइम के फॉर्म में मेजर किया था,
अब हम स्पेस के फॉर्म मेजर कर रहे हैं कि दो व्हीकल के बीच में कितनी गैप है, कितनी स्पेसिंग है, उसको हम स्पेस मीन स्पीड कहते हैं। जर्नी स्पीड हमने अभी देखा विद डिले, और रनिंग स्पीड ये रहा। द स्पीड ओवर अ स्पेसिफाइड सेक्शन ऑन अ हाईवे बीइंग द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रनिंग टाइम। रनिंग टाइम से जब डिवाइड कर देते हैं उसको कहते हैं रनिंग स्पीड। ठीक है, तो इस तरह से सारे स्पीड को आप एक बार रिवाइज कर लो ताकि आपके एग्जाम के लिए अच्छा रहे। नेक्स्ट है, which one of the following test is suitable for stiff concrete mixtures having low and very low workability। तो यहाँ पे वेरी लो और लो जब भी आ जाए तो समझ जाना वीवी टेस्ट की बात कर रहे हैं। वीवी टेस्ट जनरल 3 टाइप्स के मेजरमेंट होते हैं वर्केबिलिटी के लिए। पहला है स्लम्प टेस्ट, दूसरा है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, और तीसरा है वीवी टेस्ट। वीवी टेस्ट में कई बार पूछा जाता है कि यूनिट क्या होता है, तो ये हमेशा सेकेंड में मेजर होता है, और ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लम्प वैल्यू के। स्लम्प वैल्यू और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जैसे जैसे वर्केबिलिटी बढ़ेगी स्लम्प की वैल्यू भी बढ़ेगी, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की भी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन वीवी की वैल्यू घटेगी। क्योंकि वीवी क्या होता है, आपने एक शेप बनाया, उसको आपने वाइब्रेट किया और टाइम ऑफ कोलैप्स नोट किया आपने, कितने टाइम में कोलैप्स हो रहा है। तो जितना ज़्यादा वर्केबल होगा उतना ही कम टाइम लेगा वो कोलैप्स होने के लिए, जितना कम वर्केबल होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि द टेस्ट इज प्रेफर्ड फॉर फाइंडिंग वर्केबिलिटी ऑफ स्टिफ कॉन्क्रीट मिक्स हैविंग वेरी लो वर्केबिलिटी। बहुत ही लो वर्केबिलिटी हो और स्टिफ हो, जाहिर सी बात है स्टिफ होगा तभी वेरी लो वर्केबल होगा, तो उसके लिए यूज करते हैं वीवी टेस्ट। स्लम्प टेस्ट मीडियम वर्केबिलिटी के लिए, और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट मीडियम टू लो वर्केबिलिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ शॉर्टक्रीट। शॉर्टक्रीट क्या होता है, बहुत ही प्रेशर से फोर्स से हम नोजल के थ्रू कहीं पे स्प्रे करते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्टक्रीट। इट इज वेरी यूजफुल फॉर रिस्टोरेशन। पहले एक बार शॉर्टक्रीट के बारे में देख लेते हैं। शॉर्टक्रीट इज द कॉन्क्रीट जो कि काफी न्यूमेटिकली प्रेशर के साथ इसको फोर्स किया जाता है किसी भी एक सरफेस पे। इट इज सिमिलर टू यूनाइट या फिर मोर्टार विद कोर्स एग्रीगेट। जैसे कोर्स एग्रीगेट मतलब कंक्रीट ही होता है, बहुत बहुत ही लूज होता है। कोर्स एग्रीगेट यूज्ड शुड बी हार्डर टू अकाउंट फॉर एट्रिशन एंड स्मॉल साइज। कोर्स एग्रीगेट जो यूज होता है इसमें वो बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि और साइज भी स्मॉल होता है और काफी एट्रिशन रेजिस्टेंस होता है। वाटर सीमेंट रेशियो जाहिर सी बात है इसके लिए लो होता है, और क्विक सेटिंग शॉर्टक्रीट एक्सेलेटर के लिए हमें एक्सेलेटर यूज करना पड़ता है जिससे कि बहुत जल्दी सेट हो, क्योंकि वहां पे कोई इसके लिए सपोर्ट नहीं होता है जहाँ पे इसको हम अप्लाई करते हैं, इसको तुरंत सेट होना होता है। इसके एप्लीकेशन क्या है, टनलिंग में, रिपेयरिंग ऑफ कोल्ड कंक्रीट के लिए, थिन सेक्शंस के लिए, इन सब जगहों पे रिक्वायर्ड शटरिंग एंड फॉर्मवर्क ओनली वन साइड, क्योंकि इसके दूसरे साइड में कोई सपोर्ट नहीं होता है, इसको तुरंत जाके चिपक जाना होता है, ये इसका मेन काम है। अब ये देखिए, ये शॉर्टक्रीट का एग्जांपल है, दोनों फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से प्रेशराइज करके इसके ऊपर स्प्रे कर रहा है, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर जाके चिपक जाएगा प्लास्टर की तरह और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें है रॉक स्लोप पे प्रोवाइड किया गया था, जहाँ पे रॉक का स्लोप था ताकि उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इसके it is very helpful or useful for the restoration and repairing of concrete structure, right? It is useful for stabilization of rock slope, बिल्कुल right, अभी हमने एग्जांपल देखा। It has wide application in the construction of curved and folded section, बिल्कुल कर्व्ड और फोल्डेड सेक्शन में बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीटिंग टिकता नहीं है, बहुत ही मोल्ड लगाना पड़ेगा, बहुत ही हैवी, उसके लिए ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसको सिंपली स्प्रे करके हम चिपका सकते हैं उसके ऊपर, उसके लिए यूज करते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आएगा 1 2 3। नेक्स्ट है द हाई टेम्परेचर ऑफ मास कंक्रीट ड्यू टू द हीट ऑफ हाइड्रेशन में लीड टू। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा मास कंक्रीटिंग होगी तो ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे रिएक्शन हो रहा होगा। तो ये मतलब उस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन, सपोर्ट एक्सटर्नल कॉम्पैक्शन, इवेपोरेशन या एक्सटेंसिव एंड सीरियस श्रिंकेज क्रैक्स, बिल्कुल सही। श्रिंकेज क्रैक वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन होता है, रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे लो हीट सीमेंट या फिर पीपीसी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज करते हैं, ताकि हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम किया जा सके, ताकि क्रैक ना हो। हीट ऑफ हाइड्रेशन जैसे ही ज़्यादा होगा तो वहाँ पे श्रिंकेज क्रैक दिखेगा। क्रैक, हीट ऑफ हाइड्रेशन से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, और वाटर जैसे ही इवेपोरेट होगा तो श्रिंकेज क्रैक्स दिखेंगे। ये यहाँ पे मैंने सभी टाइप के श्रिंकेज को मेंशन कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए हर एक टाइप के क्रैक को श्रिंकेज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बट मैंने समझाने को पूरा समझा दिया। ड्राइंग श्रिंकेज, प्लास्टिक श्रिंकेज बेसिकली वही जो जैसे हमने कंक्रीट प्लेस किया इस टाइप के क्रैक होते हैं, इवेपोरेशन, सरफेस इवेपोरेशन से जो क्रैक आता है, जैसे कि जो स्लैब है, स्लैब में ज़्यादा होता है क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है वाटर उतना ही ज़्यादा इवेपोरेट होगा, तो सरफेस पे क्रैक देखने को मिलता है।
ड्राइंग श्रिंकेज जैसे जैसे ड्राई होता है लॉस ऑफ वाटर होता है, कहाँ से, जेल पोर से, तो उसकी वजह से जो क्रैक होता है उसको बोलते हैं ड्राइंग श्रिंकेज, टाइम के साथ और इनफाइनाइट टाइम तक होता रहता है। ऑटोजीनियस श्रिंकेज जो अपने आप हो रहा है बट बहुत कम होता है, लेकिन हायर ग्रेड के कंक्रीट में बहुत ज़्यादा होता है। और कार्बोनेशन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तो ये 4 टाइप के जनरली श्रिंकेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू फायर रेजिस्टेंट। फायर रेजिस्टेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ये फायर रेजिस्टेंट के बारे में मैंने यहाँ पूरा जो थियरी होता है वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। फायर रेजिस्टेंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है? जनरली 400 डिग्री सेल्सियस तक कंक्रीट को कोई दिक्कत नहीं होता है, बट 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने पे जो सिलिका कंटेंट है वो काफ़ी फैक्टर, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है कि उसकी फायर रेजिस्टेंट कैसी होगी। तो उसके लिए एग्रीगेट आपको ऐसा चूज करना है जो हाई फायर रेजिस्टेंट हो। बीच में क्या बोल रहा है, लीनर मिक्सचर्स ऑफ कंक्रीट अपीयर्स टू सफर अ लोअर लॉस ऑफ स्ट्रेंथ देन रिच वन। कह रहा है कि जो लो स्ट्रेंथ वाले होते हैं, मतलब कम स्ट्रेंथ वाले होते हैं, उनको कम सफर कर पड़ता है। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ concrete is considerably lower when the aggregate of concrete does not contain silica, क्योंकि सिलिका पहले फ्यूज होता है, इसलिए सिलिका को एज अ फ्लक्स भी यूज करते हैं। तीसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज मोर अफेक्टेड एज कंपेयर टू फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। नहीं, बराबर इफेक्ट होता है, क्योंकि और टेंसाइल स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के डायरेक्टली फंक्शन होता है 0.7 टाइम्स ऑफ द रूट एफसी के, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एट हायर टेम्परेचर इज ग्रेटर इन सैचुरेटेड देन ड्राई कंक्रीट। बिल्कुल सही, ये सभी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि सभी स्ट्रेंथ बराबर से इम्पैक्ट होते हैं। Which one of the following application is not used for ultrasonic testing? अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट कंक्रीट में एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, जिसका काम है बेसिकली स्ट्रेंथ फाइंड करना। और कैसे होता है, एक तरफ से रिसीवर लगाते हैं, एक तरफ से अल्ट्रासोनिक पल्स को इम्पैक्ट करता है, मतलब वो ट्रैवल करता है। जितनी हार्डनेस ज़्यादा होगी उतनी उसकी ट्रैवल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो उस वेलोसिटी को जब रिसीव करते हैं तो देखते हैं कितना वेलोसिटी का लॉस हुआ। जितनी ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर है उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी होगा, उतना ही हायर स्ट्रेंथ होगा। तो स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं एज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ट्रांजिट स्ट्रेस नहीं, लेयर थिकनेस यस, जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ही रिसीव करने में टाइम लगेगा, और डेंसिटी भी बल्कि फाइंड करके देता है। और मेजरमेंट ऑफ डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे डायनामिक वर्ड, डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे फाइंड करते हैं, सिर्फ अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी को यूज करके। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर कंक्रीट का फाइंड करना है तो कौन से मेथड से फाइंड करते हैं, तो उसके लिए अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड है। दूसरा कि डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर क्वेश्चन में ये भी आया था कि डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है या कम होता है स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, तो ज़्यादा होता है हमेशा। डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ग्रेटर होता है स्टैटिक मॉडुलस इलास्टिसिटी से। क्यों? क्योंकि डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्रिप इनकर नहीं होता है, इसके लिए। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो कौन सा नहीं होता पूछा है, तो मेजरमेंट ऑफ ट्रांजिएंट स्ट्रेस। स्ट्रेस को इससे फाइंड नहीं कर सकते, बाकी स्ट्रेंथ को, थिकनेस को, इलास्टिक मॉडल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था इस पार्ट के लिए। बाकी क्वेश्चंस मैं कल तक डेफिनेटली पूरा अपलोड कर दूंगा। थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी है, इसलिए वीडियो डालने में डिले हो रहा है, बट यकीन मानिए कल तक पूरा अपलोड कर दूंगा। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।